हम इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहे हैं और इसके कार्यक्रम पूरे साल केंद्र सरकार की योजना के अनुसार पूरे साल ये कार्यक्रम होंगे। और हम ये मानते हुए इन कार्यक्रमों को मना रहे हैं कि नेताजी आज भी कहीं जिंदा होंगे। अजीब बात है कि आजादी के इतने साल बाद यानी 70-75 साल बीत चुके हैं और हमारी सरकार अभी तक यह बताने की स्थिति में नहीं है कि नेताजी वास्तव में हैं, जीवित हैं या नहीं हैं, और अगर नहीं है तो उनकी मृत्यु कब, कहां और कैसे हुई। यह तो हो सकता है, दुनिया में तमाम देशों में ऐसा हो सकता है कि लोग अपने किसी एक नेता को इतना मानते हो, इतना प्यार करते हो कि उसकी मौत को स्वीकार न कर सकें, लेकिन वो ये जानते ही ना हो कि उनका वो नेता जीवित है या नहीं है। ऐसा सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा है। यह सच है कि नेताजी जैसी शख्सियत दुनिया भर में कभी कभी पैदा होती है, लेकिन यह भी अजीब दुर्भाग्य है कि उस जैसी शख्सियत की जितनी उपेक्षा हिंदुस्तान में हुई वो भी शायद अपने आप में मिसाल है और दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं मिलेगा। आखिर हम महाशक्ति बनने जा रहे हैं, महाशक्ति बनने की दावेदारी कर रहे हैं, फिर भी हम अपने एक शख्सियत के बारे में, एक नेता के बारे में जो लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, जिसकी शख्सियत लोगों के सिर चढ़कर बोलती है, उसके बारे में लोगों को यह ना बता सके कि वो आज जीवित है या नहीं है, तो यह अजीब विडंबना है। सच्चाई यह है कि नेताजी का परिवार, खासतौर से उनकी बेटी अनीता बोस और उनका पोता यानी बड़े भाई के लड़के का लड़का, जो खुद रॉयटर का पत्रकार रहा है, साफ साफ ये मानता है कि नेताजी की मौत 18 सितंबर 1945 को उसी हादसे में हो गई थी जिसके बारे में ये तमाम कंफ्यूजन फैलाया गया, रखा कायम। यहां से एडिट कर लेना इसको। वजह कुछ भी हो, यह बात समझ से परे है कि नेताजी को लेकर सारी सरकारों, यहां तक कि मौजूदा सरकार भी इसमें शामिल है, का अजीब ये रुख रहा है। वो इतनी इस हद तक उदासीन रही है कि वो ये उस पता करने की कभी ईमानदारी से कोशिश ही नहीं हुई है कि नेताजी वास्तव में जीवित हैं या नहीं है, जबकि इतना मुश्किल काम भी ये नहीं है, खासतौर से भारत जैसे एक शक्ति संपन्न रखना गया है। नेताजी को लेकर ये सरकारी उपेक्षा क्यों है, ये समझ से परे है, क्योंकि भारत महाशक्ति बनने जा रहा है और एक भारत जैसे देश के लिए यह पता करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होना चाहिए कि उसकी एक बड़ी शख्सियत आज जिंदा है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसकी मृत्यु कब और कहां कैसे हुई। लेकिन फिर भी उपेक्षा जारी है और लोगों से कोई कहा जाता है कि आप मान के चलिए कि नेताजी आज भी जिंदा हैं, उनके साथ अमर रहेगा नारा नहीं लग सकता, जिंदाबाद का ही नारा लगेगा। दूसरी तरफ स्थितियां क्या है, इसको भी जरा देखना पड़ेगा। नेताजी जब जापान पहुंचे तो उन्होंने शादी की थी और उनकी बाकायदा एक बेटी है अनीता बोस। अनीता बोस आज खुद 78 साल की हो चुकी हैं और जर्मनी में रहती हैं। जर्मनी में वो इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर रही हैं और वहां उन्होंने राजनीति भी की है, एक शहर की वो मेयर भी रही हैं। अनीता बोस मानती हैं कि उनके पिता की मृत्यु 18 सितंबर 1945 को हुए विमान हादसे में हो चुकी थी और टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में, जो टोक्यो के बाहरी इलाके में स्थित है, 500 साल पुराना मंदिर है, वहां उनकी अस्थियां आज भी रखी हुई हैं। वो लगातार भारत सरकार से ये मांग करती रही हैं कि कुछ नहीं तो उन अस्थियों की अगर डीएनए जांच भी करा ली जाए तो ये साफ हो जाएगा कि वो अस्थियां नेताजी की हैं या नहीं हैं। अगर वो अस्थियां नेताजी की नहीं हैं
तो फिर यह मान करके कि नेताजी की उस विमान हादसे में मौत नहीं हुई, जांच को दूसरी दिशा में ले जाया जा सकता है। यानी दूसरी थ्योरी जो है कि नेताजी उस विमान हादसे में मरने से पहले जापान सरकार की मदद से सुरक्षित सोवियत संघ पहुंच गए और वहीं वो लापता हो गए। तो उस दिशा में आगे बात की जा सकती है। लेकिन उनके परिवार का, खासतौर से उनकी बेटी, उनकी पत्नी और उनके एक पोते जो खुद रॉयटर के पत्रकार हैं, उनका साफ मानना है कि नेताजी की मौत उस विमान हादसे में हो गई थी और वहां जो अस्थियां रखी हुई हैं वो नेताजी की ही हैं। अनीता बोस तो यहां तक कह चुकी हैं, भारत सरकार को पत्र भी लिख चुकी हैं कि नेताजी खुद सनातनी हिंदू थे और यह माना जाता है कि किसी भी मृत व्यक्ति की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक उसकी अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित न की जाएं। इसलिए उन अस्थियों की बाकायदा डीएनए जांच कराकर यह पुष्टि की जाए कि वो अस्थियां नेताजी की हैं, और अगर वो अस्थियां नेताजी की हैं तो उन्हें ससम्मान भारत लाया जाए, उनका अंतिम संस्कार किया जाए, उन्हें गंगा में विसर्जित किया जाए, और फिर ताकि इस महान शख्सियत को वो राष्ट्र नायक का दर्जा हासिल हो सके जिसका वो हकदार है। लेकिन ये एक मामूली सी जांच जो तमाम सारे सामान्य अपराध के मामलों में हो जाया करती है, डीएनए जांच, वो नेताजी के साथ नहीं हो पा रही। इसके पीछे सरकार जो तर्क है वो बड़ा बचकाना सा है। सरकारी तर्क ये है कि हमने आज तक जब ये स्वीकार ही नहीं किया कि नेताजी की विमान हादसे में मृत्यु हो गई, तो हम उनकी अस्थियों की जांच कैसे करा सकते हैं। अब ये तर्क इतना बड़ा नहीं है कि देश के लोगों को एक ऐतिहासिक सच्चाई से दूर रखा जाए। बहरहाल, नेताजी की मौत की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए देश में अब तक 3 आयोग बने हैं, जिनमें 2 आयोग हैं। शहनवाज खान जो खुद नेताजी के करीबी थे, उनकी आजाद हिंद फौज में शामिल थे। पहला आयोग उनके वो बना था जिसमें वो भी शामिल थे। दूसरा आयोग बना जीडी खोसला आयोग, और इन दोनों आयोगों ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि नेताजी की मृत्यु 1945 के विमान हादसे में हो गई थी। लेकिन उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक और आयोग बनता है, मुखर्जी आयोग, और मुखर्जी आयोग कुछ जापानी सैनिकों के हवाले से उनकी गवाहियों के आधार पर यह रिपोर्ट देता है कि नेताजी की मौत उस विमान हादसे में हो गई थी। इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है, तो हो सकता है कि नेताजी जापान सरकार की मदद से सोवियत संघ चले गए हों, और यहीं आकर बात अटक जाती है। इस समय पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। नेताजी को राजनीति का विषय बनाने की कोशिशें जारी हैं, दोनों सरकार की तरफ, दोनों पार्टियों की तरफ से। खास इस समय बंगाल में चुनाव हो रहा है और नेताजी का करीबी बनकर वोट बैंक हासिल करने की कोशिशें, चाहे वो भाजपा हो या तृणमूल कांग्रेस, दोनों ही कर रही हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि नेताजी के नाम पर आप जो भी राजनीति करिए, लेकिन नेताजी से जुड़ी ऐतिहासिक सच्चाइयों को जनता के सामने तो लाइए। स्थिति यह है कि लोग, कोई भी नेता अपने कार्यों से, अपने कृतित्व से पहचाना जाता है, और नेताजी की बहुत बड़ी देन इस देश को, भारत को, देश की पहली आर्मी देना, यानी आजाद हिंद फौज देना रही है। नेताजी की बनाई ये आजाद हिंद फौज आज भी सरकारी रिकॉर्डों में, सरकारी कागजों में उसी तमगे से नवाजी जाती है जो ब्रिटिश सरकार ने उसको दे रखा था, यानी बगावती लोगों का झुंड, बगावती लोगों का गिरोह। यही वजह है कि आजाद हिंद फौज के किसी भी सैनिक को वो कोई सुविधा नहीं मिली जो एक देश की फर्स्ट आर्मी के नाते उनको मिलनी चाहिए थी। इस काम में कोई बहुत बड़ी दिक्कत भी नहीं है। भारत सरकार अगर आजाद हिंद फौज को देश की पहली आर्मी घोषित कर देती है तो इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। तो
नेताजी के लिए सही मायनों में सम्मान होगा कि उनकी बनाई हुई आजाद हिंद फौज को वो दर्जा दिया जाए जिसकी वो हकदार है, और नेताजी की मौत पर पड़ा सारा रहस्य सुलझाया जाए। इस बीच में यह बताना महत्वपूर्ण है कि रॉयटर के पत्रकार और नेताजी के पोते, बेटे उसका नाम देखो, नाम भूल गया मैं इसका, देखो जरा, अजय बोस, आशीष राय। हाँ, नेताजी पर पड़ी इस गुत्थी की एक महत्वपूर्ण कड़ी यह भी है कि नेताजी के पोते यानी नेताजी के बड़े भाई के लड़के आशीष राय, जो खुद लंदन में रहते हैं और रॉयटर के पत्रकार रहे हैं, उन्होंने bosfiles.info नाम की एक वेबसाइट बनाई और बाकायदा नेताजी से जुड़े तमाम दस्तावेजों को जर्मनी, जापान, सोवियत संघ, ब्रिटेन जाकर बाकायदा पड़ताल की और तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स बटोरे। वो अपनी वेबसाइट में भी साफ मान रहे हैं कि नेताजी की मौत 1845 में हो चुकी थी। आशीष बोस भी साफ मान रहे हैं कि नेताजी की मौत उसी विमान हादसे में हो चुकी थी और जापान के मंदिर में रखी अस्थियां किसी जापानी सैनिक की नहीं, नेताजी की हैं। देखना है कि नेताजी को सही मायनों में नेताजी की मौत पर पड़ा यह पर्दा सरकार कब हटाती है और नेताजी को देश नायक का वो दर्जा कब हासिल होता है जो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए, क्योंकि इसी आधार पर उन्हें उनका परिवार, उनकी बेटी, उनकी पत्नी भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिए जाने का भी विरोध करती रही है, और कहती रही है कि भारत रत्न नेताजी के कद से बहुत नीचे के लोगों को बहुत पहले दे दिया गया, तो अब भारत रत्न का कोई मतलब नहीं है, नेताजी को वो सम्मान दीजिए जिसके वो हकदार हैं। अनिल सिन्हा, प्रणाम इंडिया।